Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Wonder Woman 1984. ये मूवी मेरी सीरीज DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 9th मूवी है। इसके पहले मैंने DCU के कंप्लीट 8 पार्ट्स को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर उन पार्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है थेमस्कीरा आइलैंड, जहाँ पर अभी डायना प्रिंस अपने बचपन में होती है और यहाँ पर हमें उसके जज्बात, उसकी ताकत और एक वॉरियर बनने की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने आप छोटी होते हुए भी अपने से बड़ी वॉरियर से टक्कर लेने के लिए तैयार थी। उसी दिन वहाँ पर एक 4 टास्क वाला एक कंपटीशन था, जिसे पास कर लेने पर वहाँ की महान योद्धा का एक टाइटल मिलने वाला होता है और वहीं पर उनमें हिस्सा लेने के लिए अब पहुंच जाती है डायना प्रिंस। और जैसे ही वहाँ पर उस प्रतियोगिता की सीटी बचती है तो हर कोई वहां पर आगे पहल करने के लिए बढ़ता है, लेकिन डायना प्रिंस इतनी ताकतवर, इतनी होशियार और इतनी फास्ट होती है कि वो उन सभी को चकमा देकर वहां से आगे बढ़ जाती है। अपने कंपेटिटर्स को वापस पीछे मुड़कर देखने पर वो एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े से गिर जाती है। उसके गिर जाने की वजह से उसके अपोनेंट्स वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर उसका एक टास्क छूट चुका होता है, तो वहीं पर वो शॉर्टकट लेकर एक टास्क को अनकंप्लीट करके वहां से आगे बढ़ जाती है और सीधा फाइनल में पहुंचकर अपने भाले से निशाना लगाने लगती है। मगर तभी उसकी ट्रेनर वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम ये काम नहीं कर सकती क्योंकि तुमने अपना एक टास्क इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। झूठ के बलबूते पर महान योद्धा का टाइटल तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इस वजह से वो काफी ज्यादा हताश, परेशान होकर रोने लगती है और तभी उसकी मॉम यानी कि थेमस्कीरा आइलैंड की क्वीन हिप्पोलिटा वहां पर आती है और उससे कहती है कि बेटा, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, कभी भी झूठ के बलबूते पर कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाती। इसका एग्जाम्पल तुम अपनी एंशिएंट अमेज़ोनियन वॉरियर एस्टीरिया से ले सकती हो। वो हमारे इस पूरे थेमस्कीरा आइलैंड की सबसे ताकतवर और सबसे बेस्ट वॉरियर थी। अगर तुम्हें उनकी तरह बनना है तो अपने आप को मजबूत और साथ ही सच्चाई का साथ देने वाला बनाना होगा। और इसी के साथ अब समय आगे बढ़ता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 1984 में, जहाँ पर अब डायना प्रिंस यंग हो चुकी होती है। अब वो अपनी आइडेंटिटी लोगों से छिपाते हुए वहां पर लोगों को बचाती भी है और साथ ही वॉशिंगटन DC के स्मिथसोनियन म्यूजियम के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट की जॉब भी करती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है एक शॉपिंग मॉल में, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में कुछ लोग मिलकर वहां के रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर उससे सारा माल बाहर निकलवाने को कहते हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ ज्वेलरी और साथ ही रिंग्स देती है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं, हमें ब्लैक मार्केट का एंटीक आइटम चाहिए। और वहीं से वो लोग कुछ एंटीक आइटम उस शॉप से चुरा कर लेकर भागने लगते हैं। मगर तभी मॉल की सिक्योरिटी आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी वहां पर अपने आप को खतरे में देखते हुए वो लोग वहां पर मौजूद एक छोटी बच्ची को अपने पास में रख लेते हैं गन पॉइंट करके। और तभी वहां पर एंट्री होती है वंडर वुमन की, जिसके पास में होती है द लेसो ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई की रस्सी, और इसी की मदद से वो उन सभी चोरों को मजा चखाकर सारे के सारे चोरी किए गए माल और साथ ही उन चोरों को पुलिस कस्टडी में दे देती है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है उसके अपार्टमेंट में। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विश्व युद्ध 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 1944 की लड़ाई के बाद में अब टोटल 40 साल बीत गए होते हैं। स्टीव की लास्ट पार्ट के अंदर डेथ हो गई थी क्योंकि वो प्लेन के अंदर बैठकर इस पूरी दुनिया को जहरीले गोलों से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। और यही रीजन था कि आज तक डायना प्रिंस यानी कि वंडर वुमन के दिल से उसकी यादें गई नहीं थी। वो आज भी उसके जाने की गम से परेशान होती है। जहाँ एक तरफ तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती, वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर इस कहानी की एक और कैरेक्टर से रूबरू होते हैं, जिसका नाम होता है बारबरा मिनर्वा। ये एक ऐसी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की होती है जिसे खुद पर 1% का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ना ही लोग इससे बात करना पसंद करते हैं और ना ही इसे चलने वलने का ढंग आता है। बेसिकली बारबरा एक जियोलॉजिस्ट होती है और वो भी स्मिथसोनियन म्यूजियम के अंदर आई होती है। और तभी कुछ लोग उससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसके डॉक्यूमेंट जमीन पर गिर जाते हैं। तो उसकी मदद करने के लिए वहां पर डायना पहुंच जाती है और इसी के साथ उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। तभी वहां पर उनकी हेड आकर कहती है कि 2 दिन पहले जो ज्वेलरी की शॉप में एक चोरी हुई थी, उनके पास से हमें काफी एंटीक सामान बरामद हुआ है, जिसका आज तक ना तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही मार्केट में उन एंटीक्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। तो मैं चाहती हूँ कि बारबरा तुम उन पर अपनी रिसर्च करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर इनकी प्राइस क्या होनी चाहिए। और इसी के साथ अब वो उन सभी सामानों के ऊपर अपनी एनालिटिक्स करना शुरू कर देती है। इसी बीच वहां पर डायना भी उसे ज्वाइन करती है। उन दोनों को ही वहां पर एक पत्थर दिखता है। ये बेसिकली होता है विश स्टोन, जिसके ऊपर लैटिन भाषा में कुछ लिखा होता है। अब यहाँ पर डायना को 4000 से भी ज्यादा भाषाएं आती थी, तो वो उसे पढ़कर बताती है कि इसके ऊपर लिखा है वस्तु धरकर मांगो वरदान, इच्छा करेगी समाधान। इसका मतलब ये है कि हम इस पत्थर को छूकर अगर अपनी कोई विश मांगे तो ये पत्थर उस विश को हैंड टू हैंड
पूरी कर देगा। वहाँ मौजूद एक शख्स उनकी इन बातों को सुन रहा था और तभी वो उस पत्थर को छूकर कहता है कि मुझे कॉफी चाहिए। और उसी क्षण वहाँ पर एक और पर्सन आकर कहता है कि मैं डैन के लिए कॉफी लेकर आया था, मगर डैन तो यहाँ पर है ही नहीं, अब मैं किसे दूं। और ये कॉफी वो शख्स ले लेता है। अब यहाँ पर उसकी विश तो पूरी होती है और ये बात देखकर अब डायना काफी सोच में पड़ जाती है। तो वो सोचती है कि क्या ये पत्थर सचमुच काम करता है, और तभी वो इसे हाथ में लेकर जस्ट यूं ही एक विश मांगती कि काश मेरा स्टीव मेरे पास में वापस होता। और वहीं पर उसके घर में स्टीव की घड़ी में टकटकाहट होती है। इसका मतलब ये था कि उसकी भी ये विश पूरी हो चुकी होती है। वहाँ म्यूजियम से निकल जाने के बाद में ये दोनों ही आपस में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बारबरा की उससे काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और वो देखती है कि डायना के बात करने का तरीका, उसकी सूझबूझ कितनी आगे है मुझसे, और वो एक पल के लिए सोचती कि काश मैं भी उसकी तरह कभी बन पाती। वहां से डिनर खत्म करने के बाद में दोनों ही अपने अपने घर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर बारबरा की नाइट शिफ्ट होती है, तो वो अपने म्यूजियम के लिए वापस रास्ते से आई रही होती है, मगर तभी वहाँ पर एक गुंडा उसे छेड़ने लगता है और उसी का बचाव करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है वंडर वुमन, और वो एक ही लात के अंदर उसे काफी दूर तक पटक देती है। तो बारबरा कहती कि आखिर तुमने ये कैसे किया? तो डायना कहती कि मैंने तो बस जस्ट उसकी ही शक्ति उसी पर इस्तेमाल करी, तुम भी ये कर सकती हो, बस तुम्हें थोड़े से फ्रूट और हरी सब्जियां खानी पड़ेगी। अब यहाँ से भागकर बारबरा सीधा पहुंच जाती है म्यूजियम में, और जब वो टेबल पर पड़े उस पत्थर को देखती है तो उसे याद आता है कि काश मैं भी डायना की तरह बन पाती, और वो उसे छूकर यही वरदान मांग लेती है कि मुझे भी बिल्कुल डायना जैसा बनना है। और अगले दिन जब वो उठती है तो उसका रहन सहन, उसके चलने फिरने का ढंग और यहाँ तक कि उसके स्वभाव में हर एक चीज में चेंजमेंट आ चुका होता है। अब हर कोई इसे देखने लगता है, वो बिल्कुल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी होती है। इसी के साथ वो जिम जाती है, बड़े बड़े डंबल्स उठाती है बिल्कुल आसानी के साथ में। अगले दिन उनके म्यूजियम में डोनेशन के बहाने एक बहुत बड़ा ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन का मालिक पहुंचता है जिसका नाम होता है मैक्सवेल, और वो वहां पर काफी बड़ी डोनेशन देकर कहता है कि मैं एक गाला पार्टी भी रखना चाहता हूँ और आप जैसी सुंदर लड़की तो वहां पर जरूर आनी चाहिए। और तभी वहां पर डायना पहुंच जाती है। डायना को हालांकि वहां पर मैक्सवेल पर शक तो होता है, मगर उस मोमेंट पर वो उसे कुछ कहती नहीं है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है अब मैक्सवेल पर, जो कि अपनी कंपनी में पहुंचता है। तो वहां पर सेक्रेटरी बताती है कि आपकी केबिन में आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही वो अपने बेटे को देखता है तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफी परेशान लग रहे हो। हालांकि परेशान तो मैं भी हूँ और मेरे ऊपर काफी सारी टेंशन आ रखी है, मगर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और वहीं पर पीछे उसका एक इन्वेस्टर खड़ा होता है जिसने कि उसके ऊपर लाखों डॉलर्स लगाए होते हैं, और वो उसे गालियां देने लगता है। तो वहां पर मैक्सवेल अपने बेटे को भेज देता है कि तुम जरा बाहर रुको, मैं अभी आता हूँ। और वहां पर साइमन, जो कि उसका इन्वेस्टर होता है, वो उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तेल के कुओं में से तेल निकलवा कर आपको अमीर बनवा दूंगा, आखिर कहाँ है मेरा तेल? मेरा पैसा मुझे 2 दिन में वापस चाहिए, अगर तुमने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें पुलिस के अंदर पकड़वा दूंगा। और ये धमकी देकर वो वहां से निकल जाता है। और जब पीछे मुड़कर मैक्स देखता है तो उसका बेटा उसे वहीं पर मिलता है। तो वहां अपने बेटे को देखकर मैक्सवेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने बेटे को कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, और जो पैसा मैंने इससे लिया है वो जल्दी इसके पास में आ जाएगा। मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी गाला पार्टी के अंदर, जिसके अंदर अब बारबरा मिनर्वा एक काफी अच्छी मॉडल की तरह तैयार होकर उस पार्टी में आई होती है। और जैसे ही मैक्सवेल उसे देखता है तो वो उसे देखकर मानो पागल सा हो जाता है और कहता है कि तुम तो काफी ब्यूटीफुल लग रही हो, क्यों ना हम इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया से कहीं और जाकर बातचीत करें। अब यहाँ पर उसे ये बात पता थी कि उस स्टोन की जो रखवाली कर रही है, उस स्टोन का जो डिपार्टमेंट है वो बारबरा के अंडर ही आता है, इसीलिए वो उसे लेकर सीधा उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है और एक स्पेशल मोमेंट बिताते हुए उसे किस करने के साथ साथ वो उस पत्थर को अपनी जेब में लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ अब डायना को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पहुंचती है सीधा उसी गला पार्टी में और वो मैक्सवेल लॉर्ड को ढूंढने लगती है। मगर तभी एक शख्स आकर उसे पीछे से बार बार बुलाने लगता है। तो पहले तो वो उसे मना करती है, मगर अगेन जब वो उसे मुड़कर देखती है तो वो उसके अंदर अपने पुराने प्यार यानी कि स्टीव को देखती है, और जैसे वो उसे देखती है तो मानो पागल सी हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली आज से 40 साल पहले ऑलरेडी स्टीव जान से मारा गया था, मगर पत्थर से मांगी गई विश के थ्रू उस पत्थर ने स्टीव की आत्मा को किसी और ही शख्स के अंदर डालकर उसके शरीर को पॉजेस्ट करवाकर अब डायना के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। दुनिया के सामने वो शख्स एक नॉर्मल इंसान ही था जैसे कि वो लगा करता था, मगर डायना को अपनी आंखों से वो हमेशा से ही स्टीव दिखा करता था। और यहाँ से अब जब वो दोनों मिल चुके होते हैं तो वो अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, काफी पुरानी बातचीत करने लगते हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। अब एक तरफ तो डायना स्टीव को लेकर अपने घर में ले आती है ताकि वो उसके साथ में और भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए, वहीं दूसरी ओर अब मैक्सवेल के पास में पड़ा होता है विश स्टोन और वो उसे छूकर एक विश मांगता है। वो कहता है कि मैं खुद एक चलता फिरता विश मास्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं
मैं खुद ही एक इच्छा पूर्ति पत्थर बनना चाहता हूँ। और देखते ही देखते वो पत्थर धूल में बदल जाता है और अब मैक्सवेल लॉर्ड खुद एक जीता जागता इच्छा पूर्ति इंसान बन जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर स्टीव की आंखें उसके बेड पर खुलती है और अब वो दोनों तैयार होकर पूरे शहर के अंदर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पर सबवे ट्रेन, जो कि उसने काफी टाइम के बाद में देखी होती है, उसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है कि इस दुनिया ने तो काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। अब यहाँ पर डायना कहती कि तुम्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है मैं अब तुम्हें वही दिखाने वाली हूँ, और वो उसे लेकर चले जाती है एरोनॉटिक्स प्लेस पर, जहाँ पर वो नए नए एरोप्लेन्स देखकर काफी शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल पहुंचता है साइमन के पास में, जो कि उसका इन्वेस्टर होता है, और वो उससे विश मांगता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तो उसकी बातों में आकर साइमन कहता है कि काश मेरे सारे के सारे कुओं में तेल आ जाए, और वहीं पर मैक्सवेल उसके रिटर्न में उसकी पूरी कंपनी मांग लेता है। तो एक तरफ तो उसकी विश पूरी होती है कि उसके सारे तेल के कुओं में से तेल निकलने लग जाए, मगर जो रिटर्न में मैक्सवेल ने उससे मांगा था वो उसकी कंपनी ही थी, और इसी के साथ वो पुलिस वालों को उसे पकड़वा भी देता है और उसकी कंपनी का मालिक बन जाता है। यहाँ पर जब डायना को पता चलता है कि वो पत्थर सचमुच लोगों की इच्छाओं को पूरी कर सकता है, तो वो वापस से म्यूजियम में आकर बारबरा से पूछती है कि आखिर वो पत्थर कहाँ पर है। तो बारबरा कहती है कि वो पत्थर तो मैंने मैक्सवेल को दे दिया। तो डायना उस पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा होने क्यों दिया। अब इस बात से बारबरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम कोई मेरी माँ नहीं हो जो मुझ पर इस तरीके से हुक्म चलाओगी और मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी। अगर इतनी ही चिंता है तो खुद उसे क्यों नहीं ढूंढ लेती। और अब इसी के साथ में स्टीव और साथ ही डायना सीधा पहुंच जाते हैं ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन में, जहां पर हमेशा से ही मैक्सवेल बैठा करता था। मगर वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैक्सवेल तो यहाँ पर है ही नहीं। वहां पर एक मैगजीन पड़ी होती है और उस मैगजीन के थ्रू अब उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन लगती है कि वो जस्ट अभी अभी कायरो के लिए निकल चुका है। कायरो वो जगह होती है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल किंग मौजूद है। अब यहाँ पर डायना एक बात जानती थी कि अगर उसने ऑयल की पूरी पावर अपने अंडर कंट्रोल में कर दी तो वो उसे बिल्कुल अपने हिसाब से चलाने लगेगा, इसलिए हमें उससे वो पत्थर लेना ही होगा। और अब डायना और साथ ही स्टीव कायरो पहुंचने के लिए उसी एरोनॉटिक्स प्लेस पर पहुंचते हैं, जहाँ से स्टीव एक प्लेन को चुराकर वहाँ के रनवे पर भगाने लगता है। तो वहाँ की सिक्योरिटी आकर उन्हें पकड़ने लगती है और तभी डायना अपना एक मैजिकल वेपन इस्तेमाल करती है उस पूरे के पूरे प्लेन पर। वो उसे पल भर के अंदर इनविजिबल बना देती है और अब जैसा कि वो दोनों अदृश्य हो चुके थे तो वो अपना सफर वहाँ से जारी रखते हैं। रास्ते के अंदर जमीन पर काफी आतिशबाजियां हो रही होती है, तो वो दोनों ही अपना एक काफी अच्छा मोमेंट वहाँ से एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है बारबरा। एक शख्स था जो कि हमेशा उससे खाना मांगा करता था और आज भी वो बारबरा का इंतजार कर रहा था, मगर तभी वही गुंडा उसके सामने आता है जो कि कभी उसे छेड़ा करता था। तो वहाँ पर बारबरा उससे खूब पटक पटक कर धोती है और इसी के साथ वो भिखारी जो हमेशा उससे भीख मांगता था, तो वो कहता है कि आखिर तुमने उसे इतना क्यों मारा। तो कभी काफी अच्छी होने वाली बारबरा उस भिखारी को कहती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब। इस बात से हमें पता चलता है कि जो स्वभाव, जो अच्छा बर्ताव पहले कभी बारबरा किया करती थी, अब उन सभी में भी चेंजमेंट आने लग गए होते हैं। वहीं से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां पर मैक्सवेल लॉर्ड पहुंच जाता है कैरो के सबसे बड़े ऑयल किंग के पास में और वो वहां पर उसे कहता है कि आखिर आपकी इच्छा क्या है, आप मुझसे जो इच्छा मांगेंगे मैं आपकी इच्छा को पूरी कर दूंगा, इसके बदले में मैं भी आपसे कुछ लूंगा। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुरखों की जमीन मेरे पास में वापस आ जाए, जो कि भी गवर्नमेंट के हाथों में। और ये बात सुनते ही मैक्सवेल उसकी इच्छा पूरी कर देता है और देखते ही देखते कैरो के बॉर्डर पर एक काफी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। इस बड़ी सी दीवार को देखते हुए सारे के सारे न्यूज चैनल्स और साथ ही मीडिया के अंदर हड़कंप मच जाता है। अब वहां पर उस दीवार के रिफंड में जब मैक्सवेल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे तेल के कुएं चाहिए, तो वहां पर वो ऑयल किंग कहता है कि मैंने तो मेरे सारे तेल के कुएं कल ही बेच दिए, तुम थोड़ा लेट हो गए मैक्सवेल। अब इस बात से तो मैक्सवेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास में तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी सिक्योरिटी लेकर जाता हूँ। और साथ ही वो उसे एक बात और भी कहता है कि तुमने जो दीवार खड़ी करवाई है, अब इससे होने वाले नुकसान यानी कि गवर्नमेंट जो तुम पर अब आकर बरसेगी उसका अंजाम अब तुम भुगतोगे। और वहीं से वो उसकी सिक्योरिटी लेकर कैरो से निकलने लग जाता है। अब जिस रास्ते से वो निकल कर जा रहा होता है उसी रास्ते से डायना स्टीव के साथ में ऑयल किंग के पास में पहुंच रही होती है और दोनों की ही नजर आपस में रोड पर मिल जाती है। तो वहीं पर डायना अब उस कार से निकलकर सीधा वंडर वुमन के रूप में अब मैक्सवेल के सामने आती और कहती है कि आखिर वो पत्थर कहाँ पर है। तो मैक्सवेल उसे हंसते हुए कहता है कि वो पत्थर तुम्हारे सामने ही है। अब यहाँ पर डायना कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ये कह रहा है और देखते ही देखते अब मैक्सवेल के आदेश पर उसके सारे के सारे सैनिक उन पर धड़ाधड़ हमला बोल देते हैं, काफी सारी मिसाइल्स चलाते हैं और उनकी गाड़ी उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है, मगर वंडर वुमन उनकी गाड़ियों का काफी अच्छे तरीके से सामना करती है। एंड एज ऑलवेज डीसी की मूवी में सीजीआई एंड वीएफएक्स तो भर भर कर आपको देखने के लिए मिलते हैं और एक शानदार और तगड़ी फाइट के बाद में फाइनली वहां से वंडर वुमन उसकी आधी से ज्यादा सेना को तबाह कर देती है। मगर तभी मैक्सवेल अपनी एक बड़ी सी मिसाइल कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ देता है। अब डायना नहीं चाहती थी कि इसकी जंग में कुछ मासूम बच्चों की जाने जाए, इसीलिए वो अपनी लेस ऑफ ट्रूथ के
साथ में उस मिसाइल को तो फेंक देती है, मगर इसी बीच वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब यहाँ पर स्टीव भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है और तब वहां पर जाकर डायना को पता चलता है कि विश स्टोन अगर हमारी कोई विश पूरी करता है तो हमसे कोई हमारी एक चीज ले भी लेता है। अगर मैंने उससे तुम्हें मांगा था तो मेरी अब ये शक्तियां भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए वो दोनों कांटेक्ट करते हैं सीधा वॉशिंगटन डीसी के अंदर बारबरा मिनर्वा को और कहते हैं कि उस पत्थर के बारे में और जानकारियां निकलवाओ ताकि हम उसके बारे में ज्यादा पता लगा सकें। और अब इसी के साथ बारबरा माया पद्धति में माहिर एक इंडियन इंसान जिसका नाम होता है मनोज उसके पास पहुंचती है। वहीं अगले दिन स्टीव और डायना भी सेम उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन सभी के एक जगह पर इकट्ठे हो जाने के बाद में मनोज उन्हें बताता है कि आज से सदियों पहले ये पत्थर एक गॉड ने बनाया था जिसका नाम था डॉलर्स। वो था द गॉड ऑफ लाइज, इसका मतलब चोरी और मक्कारी। उसी ने ही पूरी जनजाति को तबाह करने के लिए इस पत्थर को बनाया। और इसी के साथ ही मनोज ये भी बताता है कि ये पत्थर हर पद्धति हर सभ्यता के अंदर पाया गया था और उन सभी सभ्यताओं का अंत इसी पत्थर की वजह से हुआ था, क्योंकि हर युग का राजा हर युग का एक शक्तिशाली इंसान इसी पत्थर को पाना चाहता था। और अब हमारे करंट टाइम में मैक्सवेल के पास ये पत्थर पड़ा है। तो वहां पर डायना उससे कहती है कि आखिर इन सभी का कोई सोल्यूशन तो होगा, आखिर हम इन सबको रोक कैसे सकते हैं। तो वो बताता है कि हाँ, इस किताब के अंदर उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में भी लिखा है, या तो इस पत्थर को तबाह कर दो और या फिर मांगी गई विश को रिटर्न कर दो। वहीं से सीन शिफ्ट होता है अब मैक्सवेल पर, जो कि अब काफी कमजोर हमें दिखाया जाता है। वहीं पर उसके ऑफिस में उसका बेटा इंतजार कर रहा होता है। तो उसका बेटा कहता है कि पापा आप मुझे काफी थके हुए लग रहे हो। मगर तब मैक्सवेल कहता है कि बेटा मांगो मुझसे कि तुम क्या विश मांगना चाहते हो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगा। और तभी वो अपने पिता को छूकर कह देता है कि काश मेरे पिता एक काफी बड़े इंसान बन जाए। और ये बात सुनने के बाद तो मैक्सवेल काफी परेशान हो जाता है कि उसके बेटे ने ये क्या मांग लिया। काश वो उससे दौलत शोहरत पैसा मांगता तो उसके पास में आज वो सब कुछ होता, मगर उसने ये क्या मांग लिया। अब वहीं से अपने बेटे की विश को पूरी करने के लिए, यानी कि इस दुनिया का एक काफी बड़ा इंसान बनने के लिए, वो पहुंच जाता है सीधा यूएस प्रेसिडेंट के पास में। वहीं दूसरी ओर अब जब डायना को ये बात पता चल चुकी थी कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वो पहुंच जाती है अपना गोल्डन आर्मर लेने के लिए, जो कि कभी अमेज़न की एंशिएंट वॉरियर एस्ट्रिया ने यूज किया था एक काफी बड़ी जंग के दौरान। जिस आर्मर को बनाने के लिए अमेज़न की सारी वॉरियर्स ने अपना कुछ गोल्ड का टुकड़ा उसे बनाने के अंदर डोनेट किया था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है व्हाइट हाउस, जहां पर अब पहुंच चुका था मैक्सवेल सीधा प्रेसिडेंट के पास में। और वो उन्हें कहता है कि मुझे छूकर आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि काश मेरे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर आ जाए। अब एक तरफ तो रशिया, चाइना और बाकी सभी देशों की न्यूक्लियर पावर सारी की सारी यूएस प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। और वहीं पर उसके रिवर्ट में मैक्सवेल कह देता है कि अब यहाँ से यूएस का प्रेसिडेंट मैं हूँ और जो भी डिसीजन लेने होंगे वो मैं लूंगा। इस बात को सुन लेने के बाद में तो वहाँ के प्रेसिडेंट के हक्के बक्के छूट जाते हैं, क्योंकि उसने गलती से न जाने क्या मांग लिया होता है। और अब जैसा कि मैक्सवेल हर किसी की विश पूरी कर रहा था, तो वो धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैक्सवेल सोचता है कि काश मेरे पास में मेरी सेहत यानी कि मेरी हेल्थ वापस से आ जाए। इसके लिए मुझे काफी सारे लोगों की हेल्थ लगेगी ताकि मैं अपने आप को वापस से रिकवर कर पाऊं। अब इसका मतलब ये था कि अगर ज्यादा हेल्थ चाहिए तो ज्यादा लोगों की विशेष पूरी करनी होगी, और अगर ज्यादा लोगों की विशेष पूरी करनी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तभी वहां से जाने से पहले वो एक चार्ट देख लेता है। उस चार्ट पर बना हुआ था एक अल्ट्रासोनिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जिसके पिम पार्टिकल्स की मदद से वो इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक ही टाइम पर ब्रॉडकास्ट होकर अपनी झलक इस पूरी दुनिया को दिखा सकता था। और इसी के साथ जो पिम पार्टिकल्स थे वो इस पूरी दुनिया के लोगों पर टच भी होते थे और उनका इफेक्ट भी उन पर होता था। तो वहां पर मैक्सवेल कहता है कि मुझे जल्दी से उसी हेडक्वार्टर्स में लेकर जाओ जहां से सारी की सारी यूएस की टेलीकास्टिंग होती है। मगर इसी बीच मैक्सवेल को रोकने के लिए वहां पर स्टीव और साथ ही डायना पहुंच जाते हैं और वो उससे लड़ने लगते हैं। मगर तभी वहां पर उसका बचाव करने के लिए पहुंच जाती है बारबरा, जिसके अंदर अब काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी होती है। और अब यहाँ पर डायना और साथ ही बारबरा के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, क्योंकि बारबरा ने उस पत्थर से ये मांगा था कि मैं बिल्कुल डायना जैसी बन जाऊं। तो अब उसके अंदर भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और साथ ही सुपर फास्टनेस आ चुकी होती है, और उन्हीं ताकतों की मदद से वो डायना को काफी धूल चटा देती है। और अब इस मोमेंट तक डायना के पास में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है कि वो अगेन खड़ी होकर बारबरा का सामना कर पाए। और इसी वक्त मौका पाकर बारबरा अब सीधा मैक्सवेल को अपने साथ लेकर निकल जाती है ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स के लिए।
है। एक तरफ तो स्टीव डायना को संभाल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर के अंदर बुरा हाल हो रखा होता है, क्योंकि इस वक्त तक मैक्सवेल ने काफी सारे लोगों की विशेष पूरी कर दी होती है और इसी वजह से पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर स्टीव डायना को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी विश को वापस से रिवर्ट कर दो, यानी कि जो विश तुमने मांगी है उसे अपने मन से त्याग दो, जिसकी वजह से मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा मगर तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएगी, जिससे कि तुम मैक्सवेल को रोक पाओगे। अब यहाँ पर डायना नहीं चाहती थी कि वो अपने प्यार यानी कि स्टीव को खो दे, क्योंकि अब 40 साल बाद तो वो उसे वापस मिला था और उसे खो देने का ख्याल ही काफी था उसको एक सदमा देने के लिए। मगर एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो दुनिया को बचाने के लिए हर वो कदम उठाए जो कि जरूरी होता है, और इसी वजह से अब डायना अपनी विश को रिवर्ट कर देती है। इसी के साथ अब धीरे धीरे करके स्टीव वहां से गायब होने लग जाता है, वहीं डायना को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती है और वो अपनी लेस ऑफ ट्रुथ के साथ में बादलों की ऊंचाइयों में पहुंच जाती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो अपने आप को हवा के अंदर तैराना शुरू कर देती है और अब उसे उड़ना भी आ जाता है। जब मैक्सवेल और साथ ही बारबरा प्लेन के अंदर होते हैं तो बारबरा उसे कहती है कि मुझे एक काफी ताकतवर और तेज तर्रार शिकारी बनना है। तो मैक्सवेल खुश होने के कारण उसे एक विश और दे देता है और कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी बनोगी। वहीं पर हमें ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जहां पर अब मैक्सवेल पहुंच चुका होता है और वो वहां पर सभी को आदेश दे देता है कि मुझे इस पूरे की पूरे सिस्टम को यूज करना है वर्ल्ड वाइड, ताकि इस दुनिया का हर एक शख्स मुझे देख पाए। और उसके आदेश पर अब सारे के सारे सिस्टम ऑन करके उसे ऑनलाइन पूरी दुनिया के सामने दिखाना शुरू कर दिया जाता है। वहीं उसके पीछे पीछे अब डायना प्रिंस भी उसे रोकने के लिए पहुंच जाती है, मगर जैसे ही वो हेडक्वार्टर्स में एंटर करने वाली होती है तभी उसके सामने आती है उसकी सबसे बड़ी अपोनेंट यानी कि चीता। अब यहाँ पर बारबरा ने जो डबल बार विश मांगी थी विश मास्टर से कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी बन जाए, इसी वजह से उसका इतना भयानक रूप बन जाता है। और अब उन दोनों के ही बीच में एक काफी तगड़ी फाइट होती है, जहाँ एक तरफ तो डायना के पास में उसका एंशिएंट आर्मर जो कि कंप्लीट गोल्ड से बना होता है, जिसको उनकी पुरानी वॉरियर एस्टीरिया ने यूज किया होता है काफी बड़ी जंग के खिलाफ, वो अब डायना के पास में होता है। वहीं दूसरी तरफ तेज तर्रार और काफी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखने वाली चीता अब उसके ऊपर हावी होना शुरू कर देती है। डायना उसे समझाती है कि देखो तुमने आखिर जो विश मांगी थी उससे तुम्हारा क्या हाल हुआ, तुम हालांकि ताकतवर तो बन गई मगर तुमने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी, और जब किसी इंसान से उसके अंदर का स्वभाव यानी कि अच्छापन ही चला जाता है तो तुम देख ही सकती हो कि तुम्हारा क्या हाल हुआ है। मगर वहां पर बारबरा उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे धड़ाधड़ पटक पटक के धोने लगती है। दोनों के बीच में काफी ब्रूटल फाइट होती है और वो दोनों ही लड़ते लड़ते पानी के अंदर गिर जाते हैं, और तभी वहां पर डायना उससे पानी के अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसकी वजह से बारबरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। मगर बारबरा कहीं पानी में गिरकर मर ना जाए इसीलिए वो उसे सतह पर लाकर छोड़ देती है और अब सीधा पहुंच जाती है मैक्सवेल के पास में। इस वक्त तक मैक्सवेल ने इस पूरी दुनिया के अंदर अपना ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट देते हुए उन सभी की विशेस को पूरी करना स्टार्ट कर दिया होता है और उसके बदले अपनी सेहत मांगनी शुरू कर दी होती है। अब एक तरफ तो जहां पर लोगों की विशेस पूरी हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर मैक्सवेल काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा होता है। अब यहाँ पर डायना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है उसे रोकने के लिए, मगर उसकी शक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वो उसे छू तक नहीं पाती, और उसे काफी रोकने के बाद में समझाने के बाद में जब कोई भी पैतरा काम नहीं आता तो वह निकालती है अपनी लेस ऑफ ट्रुथ और उसके पैर पर उसे बांध देती है, और इसी के साथ वो कनेक्ट हो जाती है पूरी दुनिया के हर शख्स के साथ में। और ब्रॉडकास्ट जो कि पहले मैक्सवेल दे रहा होता है उसी ब्रॉडकास्ट को अब वो यूज करने लगती है और कहती है कि आपने जो विशेस मांगी तो इसके बदले आपसे आपका कोई खास इंसान या फिर कोई खास चीज आपसे छीन भी ली जाएगी, तो इससे बेटर यही है कि आप ना तो कुछ मांगे और ना ही अपने आप से कुछ खोएं। और जैसा कि उसका नाम था सच्चाई की रस्सी, तो उसी सच्चाई की रस्सी की मदद से अब डायना उन सभी को उनके फ्यूचर की एक झलक दिखाती है कि किस तरीके से आपकी मांगी गई विशेस के थ्रू इस पूरी दुनिया का अंत करीब आ चुका था। हर कोई अब एक आम इंसान की जिंदगी की जगह एक काफी घटिया जिंदगी जी रहा है। बहुत से लोगों के घर उजड़ गए और बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। इन सारे के सारे विजन्स को देखते हुए सभी लोग अपनी विशेस को वापस से रिवर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर डायना अब मैक्सवेल को उसका बेटा दिखाती है जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और वहीं पर उसका काफी बुरा हाल हो चुका है। अपने बेटे को यूं अकेला और तन्हा देखते हुए मैक्सवेल काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं भी अपनी विश वापस करता हूँ और इस पत्थर की ताकतों को छोड़ देता हूँ। और अब इसी मोमेंट के साथ में अब सब कुछ वापस से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ तो दुनिया में जिन लोगों ने भी विशेस मांगी थी वो सारी की सारी रिवर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वहीं दूसरी ओर मैक्सवेल को भी अपना बेटा मिल जाता है।
और इसी के साथ ये सारा का सारा हादसा भी टल जाता है। इस मूवी की एंडिंग के अंदर हमें दिखाई जाती है डायना, जो कि क्रिसमस के अंदर बाकी सभी खुशहाल लोगों को देख रही होती है, और वहीं पर वो शख्स भी आता है जिसके अंदर कभी स्टीव की आत्मा आई थी, और वो उसे कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। तो वहां पर डायना भी कहती है कि हाँ, मुझे लगता तो यही है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाई जाती है एक और वंडर वुमन, जिसके अंदर काफी सारी ताकतें होती है, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ये होती है एस्टीरिया, यानी कि एंशिएंट वॉरियर ऑफ अमेज़न। अब इस कैरेक्टर को जिसने प्ले किया है वो और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन लिंडा कार्टर होती है, जिसने की सबसे पहली वंडर वुमन मूवी के अंदर एक्टिंग की होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगेन इसे लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।